हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लस 1 क्लास से थर्ड यूनिट, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये इसका नाम है भाई यूनिट का। तो इससे सेकंड लेक्चर हम लेकर आए हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। आज का हमारा टॉपिक ये होगा भाई पीरियोडिक ट्रेंड्स इन properties of elements। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है भाई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। और इसके साथ ही ये बहुत अच्छा और लंबा टॉपिक होगा भाई। इसके साथ ही में भी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी आज। देखते हैं, चलो। प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो टाइप से भाई। फर्स्ट क्या होगा, periodic trends in physical properties। periodic trends in physical properties, राइट। और सेकंड हमारा होगा भाई पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर इसी के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने चार बातें पढ़नी है। इसी के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे भाई एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। सेकंड हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है। इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कह देते हैं, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और थर्ड इसमें होगा भी सी, ए बी सी ऐसे बनाएंगे हम, ए बी सी। इलेक्ट्रॉन, गेन, एंथैल्पी। और फोर्थ इसमें डी पार्ट होगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चार बातें हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। पहले एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस यूनिट का बहुत ही अच्छा पार्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियाई और क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियाई। इसको नोट कर लो, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा होगा भी एटॉमिक रेडियाई। इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus from center of nucleus to the outermost cell containing electron, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी भाई, ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन होगी। क्या जो एटम है, एटम को क्या समझा गया है, बहुत छोटा, यानी कि हार्ड स्फीयर समझा गया भाई, एक छोटा सा स्फीयर समझा गया, ठीक है। बहुत छोटा, बट मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे स्फीयर टाइप में समझा गया भाई, छोटा सा स्फेरिकल स्फीयर समझा गया है यहाँ पर।
एटम को ऐसे ही माना गया। वो कह रहा है क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर और आउटरमोस्ट शेल तक जहां तक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। बट कंफ्यूजन क्या है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है, क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा था, वो क्या कह रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी खत्म ही नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन कहां तक है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या आउटर मोस्ट सेल का पता नहीं लगा सकते, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, यहाँ हमें नहीं पता लगता। यानी कि मेन बात क्या है, हमें पता ही नहीं आउटर मोस्ट सेल कहां तक है। और जनरली एटम का साइज कितना समझा गया भाई, 0.12 नैनोमीटर, नैनोमीटर या फिर 0.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इसमें नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर और इसमें होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो जनरली ये साइज माना गया है, बट क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, एटॉमिक रेडियाई को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम यहाँ पर क्या है मेन सी डिटरमाइन करेंगे, इसके क्या है 4 टाइप डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर हम इसको मैं रब कर देता हूँ, एटॉमिक रेडियाई के हम क्या है 4 पार्ट यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड 4 बनाए गए भी। फर्स्ट क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। सेकंड इसमें है भाई मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई, थर्ड है आयोनिक रेडियाई एंड फोर्थ है भाई वान डर वाल्स रेडियाई। वान डर वाल्स रेडियस, वाल्स ऐसे लिख दो, रेडियस, ठीक है। रेडियस को या रेडियाई रखो। तो हमें क्या है, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि एटम की रेडियस क्या कहाँ तक है। तो हमने क्या किया, जो बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम जो बॉन्ड बनने के बाद जो एटम है, हमने क्या किया, 2 बॉन्डेड एटम देखे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उनका हाफ कर लिया है। ऐसे हमने क्या है, इस तरह से हमने एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया, इससे हमने क्या एक्सरे से या फिर क्या है अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करते भाई, या फिर एक्सरे से हमने इस तरह से मेजर की, अलग अलग एटम की रेडियाई मेजर की, रेडियस मेजर की। तो बट ये देखो, ये बॉन्ड अलग अलग टाइप से जुड़े हुए हैं, मेटल यानी कि एटम एक दूसरे से अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, कहीं मेटालिक बॉन्ड होता है, कहीं क्या आयनिक बॉन्ड होता है, कहीं वान डर वाल्स रेडियस होती है। वान डर वाल्स यानी कि आराम से रखे हो तो वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज उनके बीच में होती है। तो हमने इस तरह से एक क्या है अलग से एक रास्ता निकाला रेडियस मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हम किसको मेजर करेंगे, यहाँ पर इनके 2 एटम मिला के, 2 एटम जो जुड़े हुए थे उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दिया, तो ये क्या है रेडियस तो आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से इसको 4 नाम दिए गए, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक, आयनिक एंड वान डर वाल्स रेडियस। तो चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 एक एक को डिफाइन करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या कह रहा है, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिवली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंटली सक्सेसिवली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है उनके बीच में, यानी कि ये सक्सेसिवली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, ठीक है, उनके किसी भी मॉलिक्यूल में उनके बीच की क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहा है भाई, इंटरन्यूक्लियर न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस उसका हाफ होती है भाई, उसका हाफ क्या होगी कोवेलेंट रेडियस। इट इज मेजर्ड बाय एक्सरेज एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल यानी कि कोवेलेंटली मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक। होमो एटॉमिक फर्स्ट क्या है, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक यानी कि जैसे H2 Cl2 F2
O2 एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, एक क्या आएगा, हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल जिसमें क्या होंगे, फॉर एग्जांपल इजी HCl, फॉर एग्जांपल HCl, HF, तो ये दो टाइप के होते हुए होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं और हेटेरो एटॉमिक भी हो सकते हैं। इसमें आपने क्या देखना, होमो और हेटेरो नहीं देखना, हमने क्या देखना, जो सक्सेसिवली क्या है, जो नियरेस्ट या फिर एडजेसेंट है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है किसी मॉलिक्यूल में, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के का हाफ, उसका आधा होता है, ये क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस। बहुत इजीली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आती है मेटालिक रेडियस। एक मेटल होते हैं, मेटालिक रेडियस में क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बॉन्डेड एटम्स ऑफ मेटल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होती है, मेटल में क्रिस्टल लैटिस होती है, जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन मेटल है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, तो उनमें क्रिस्टल लैटिस होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं भाई, ठीक है, ये सारे ही मेटल होते हैं। तो जो दो एडजेसेंट एटम होते हैं, जो ये सपोज कर लो ये है, ठीक है, इनके बीच की ये सारे ही M पॉजिटिव मेटल है, M पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे ही मेटल पॉजिटिव, और ये क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं भाई, आप याद रखना, मेटालिक बॉन्ड बनता है, क्रिस्टल लेटिस बनाता है भाई, मेटल्स मिलके, ये सारे M पॉजिटिव। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, उनका हाफ, उसको कहते हैं मेटालिक रेडियस। उसको हम क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस। इसको नोट करो भाई। नेक्स्ट आती स्टूडेंट्स आयनिक रेडियस। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ outermost cell of an anions or cations from its nucleus। भी देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पर आपने थोड़ा समझना है। ये कह रहा है भाई, डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ outermost cell of an anion or cation from its nucleus। एक एनाइन और एक कैटाइंस की आउटरमोस्ट सेल तक डिस्टेंस है ये, क्योंकि भाई जब आयनिक बॉन्ड बनता है जनरली क्या होते हैं, एनाइंस और कैटाइंस होते हैं वहां पर। तो कैटाइंस जनरली क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, कैटाइंस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एनाइंस। तो यहाँ पर ये सेम नहीं होता, इसलिए हम क्या इंटर यानी कि आधा नहीं लेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक साइज अलग अलग होता है। ये क्या है, कैटाइन, और ये क्या है, एनाइंस। तो यहां से इसके न्यूक्लियस से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आप समझ गए, इसके न्यूक्लियस से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि ये ऐसे बनाओ बीच में। तो इस डिस्टेंस को कहेंगे आप डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट सेल, बाहरी सेल से लेकर, ऑफ एन एनाइन और कैटाइन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, या फिर एनाइन की और या फिर कैटाइन की। तो इस तरह से क्या है, आपने आयनिक रेडियस निकालनी। आयनिक रेडियस क्या होती है, कैटाइंस की कम हो जाती है, कैटाइंस की कम होती है और एनाइंस की इंक्रीज होती है। क्यों होती है, देखो इसका रीजन ये होता है, सपोज करो ये हमारे पास क्या आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में, NaCl के बीच में, ठीक है, NaCl के बीच में। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, जो Na आपको पता है Na पॉजिटिव, ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन क्या करता है, जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा, यानी कि ये एनाइन बनाएगा, ये कैटाइन बनाएगा। यहाँ पर यही होता है इसमें बॉन्डिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है ये कैटाइंस, तो इसकी एक सेल पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, यहाँ पर आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सेकेंड सेल, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट, यानी कि 2 और 8 10 हो गए। उसके बाद क्या, ये थर्ड सेल, ठीक है भाई, ये क्या है, इसकी थर्ड सेल।
तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, थर्ड सेल में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, यानी कि यहाँ तक फर्स्ट सेल है, यहाँ से सेकंड सेल और यहाँ से थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसने इसको दे दिया। इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो कैटायन बनाएगा ना। इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन देने से पहले तो इसकी क्या है, एटम की रेडियस यहाँ तक थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गया तो इसकी एक सेल ही फिनिश हो गई, ये सेल तो कम हो गई, और ये सेल कम हो गई तो क्या है, ये सेल कम हो गई, तब ये क्या बनेगा, देने के बाद कैटायन बनेगा। तो कैटायनिक रेडियस क्या आती, कम हो गई, यानी कि सेल फिनिश हो गई। फिनिश हो गई तो क्या है, यहाँ पर इसकी रेडियस कम हो गई। तो इसलिए आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैटायनिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल एटम, जो नॉर्मल सोडियम एटम है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, सोडियम का हो या फिर कोई भी एटम हो। ऐसे ही मैग्नीशियम का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और दोनों दे दिए, Mg 2 पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बट ये क्या है, ये सेल फिनिश हो जाएगी। ठीक है, आपने बताना कैटायनिक रेडियस इज लेस देन द नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉर्मल एटम, बिकॉज आउटरमोस्ट सेल इज फिनिश्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद क्या है, वो फिनिश हो जाती है, वो क्या है, आउटमोस्ट सेल फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद देखो, अब क्लोरीन का काम देखो, क्लोरीन की बात देखो, अगर क्लोरीन ले रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, और ये ग्रुप 17 से ही बिलोंग कर रहा होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई थी, ये ग्रुप 17 से ही बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 18 जो कि नोबल गैसेज है। यहाँ पर आपको पता क्लोरीन होगा 9 और यहाँ पर क्लोरीन होगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 18 होते ये क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। क्या कर लेगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या, कंप्लीट सेल हो जाएगी। कंप्लीट सेल हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने रूल क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट हो जाते तो साइज डिक्रीज होता रहता है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होता रहता, सेल एक ही हो गया। जैसे ही क्या है, नोबल गैसेज में जाएंगे वो सडनली क्या हो जाता, चार्ज साइज इंक्रीज हो जाता, साइज इंक्रीज हो गया तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यानी कि कैटायनिक रेडियस क्या होगी, कैटायनिक रेडियस डिक्रीज होगी बॉन्ड में बता रहा, एंड एनायनिक रेडियस क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, किसमें, आयनिक बॉन्ड के अंदर। ये आपने ध्यान रखना है भाई, इसमें इसके अंदर ध्यान रखना है, ये आपने आदि नहीं करनी है, राइट। इसको ध्यान से नोट करो। उसके बाद समझो भाई, उसके बाद क्या आती है, वान डर वाल्स रेडियस। उसके बाद आती है वान डर वाल्स रेडियस, ये हमारी फोर्थ। वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी भाई, इट इज द हाफ ऑफ it is the half of distance between the nuclei of two non-bonding neighboring atoms of
molecules. Neighboring atoms of two adjacent molecule लिख लो भाई, of two adjacent molecules. देखो क्या कह रहा है, इसको समझोगे ध्यान से। जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, किसकी, क्लोरीन के ले लेते हैं हम, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया भाई Cl2। सेकंड एक ये आ गया भाई क्लोरीन एटम, और एक ये क्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल हो गया Cl2। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कैसा, ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहां से इसको तो हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, जो ये इसका हाफ होगी ना, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। देखो क्या कह रहा मैं, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम्स। जो ये नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम है ना भाई, यहां से यहां तक, ये और ये जो नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम है, ठीक है, ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल है एडजेसेंट, साथ साथ लगते हुए दो मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो नॉन बॉन्डिंग एटम है भाई, देखो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का एटम एक और इस एक मॉलिक्यूल का एटम, जो ये नेबरिंग हो गई, नेबर हो गई, ये इसके बीच की डिस्टेंस होती है, जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उसका हाफ, उसका हाफ क्या कहेगा, वान डर वाल्स रेडियस। इसको कहेंगे हम वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल्स रेडियस मैं आपको बता दूं भाई, जो यहाँ पर क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, जो इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। और जो ये एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर जो एडजस्ट हो रहे हैं दोनों, तो वहां पर क्या होती है, वीक वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। क्या, वीक वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड हो जाते हैं यहाँ पर। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड हो जाती है, जिसको फिजिकल फोर्सेस कहते हैं। केमिकल बॉन्ड नहीं बनता यहाँ पर, फिजिकल फोर्सेस होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है, शायद 10th क्लास में भी आपको आया होगा, आपने भी देखा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। यानी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बनता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में आयनिक क्रिस्टलिटीज होती है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये समझो क्यों होता है, क्योंकि वो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है, वो इस क्लोरीन एटम को अलग नहीं कर रहा, वो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ही तोड़ने में क्या एनर्जी लग रही है, यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रही है, ना कि इस बॉन्ड को तोड़ने में। और NaCl में क्या होगा, NaCl है, उसमें क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन के इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और इसमें कम देनी पड़ेगी। ये मोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि एक मोलिक्यूल ये है और एक मोलिक्यूल ये है, ये ऐसे चिपके हुए हैं, वीक वान डर वाल्स फोर्सेज है। तो इनको मोलिक्यूल को बीच से अलग करने में, फिजिकल फोर्सेज को तोड़ने में क्या है, जो एनर्जी होती है वो कम होगी एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड से। तो आपको पता है मेल्ट में क्या होती, थोड़ी कम हो जाती, बॉयल में क्या और भी दूर दूर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं सर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू ये नहीं, एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। हाँ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, इसके मॉलिक्यूल के एटम अलग नहीं होते, ठीक है। अलग क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अलग होते हैं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इधर है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, ठीक है।
ऐसे ही क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल फिनोमिना होता है, क्योंकि उसमें क्या हो, एस टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स डेवलप या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डेवलप हो गई थी उसको तोड़ना है, नहीं कि हाइड्रोजन के एटम्स को तोड़ना, वाटर के एटम्स को तोड़ना है। वाटर के एटम्स कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग नहीं होते बॉइलिंग में, वेपर्स फेज में भी वाटर ही होता है, लिक्विड में भी वाटर ही होता है, और क्या है, सोलर स्टेट में भी वाटर ही होता है। तीनों स्टेट होती है वाटर की, आपको पता है। बट जो उस मॉलिक्यूल के बीच, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेज होती है वो अलग कर दी जाती है, थोड़ी कम होगी तो लिक्विड होगा, और ज्यादा होगी तो गैसेज हो जाएगी, बट वो रहता वाटर ही है। अगर उसके ऑक्सीजन, यानी कि ये ऐसे होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ना हमने, ये बॉन्ड नहीं टूटता, यहाँ पर फिजिकल फोर्सेज डेवलप हो जाते हैं, ये तोड़नी होती है वहां पर, ठीक है। बॉइलिंग में, मेल्टिंग में ये तोड़नी, ये मॉलिक्यूल अलग होगा, ये मॉलिक्यूल अलग होगा, मॉलिक्यूल के बॉन्ड नहीं तोड़ने, मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ दिए तो फिर वो वाटर नहीं रहेगा, वो तो क्या है, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान रखना भाई आपने, वी वैन डर वाल्स रेडियस, इसको नोट करो एक बार, इसको नोट कर लो। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक बात तो आप समझ गए होंगे, ये क्या, आर कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ये कम होती है भाई किसकी कंपैरिजन में, आर मेटालिक, आर मेटालिक, ठीक है। ये और ये किससे कम होती है, आर वैन डर वाल्स, वैन डर वाल्स रेडियस, यानी कि कोवेलेंटली रेडियस कम होती है किसकी, वो ज्यादा क्लोज चिपके होते हैं एज कंपेयर टू मेटालिक, एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स। तो ये सीरीज आपने याद रखनी है। इससे आगे हम करते भाई नेक्स्ट, हमारा बी पार्ट क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी को कहते हैं भाई पोटेंशियल एंथैल्पी, एंथैल्पी, और इसी को कहते हैं भाई आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, इसी के नाम है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा एच से, याद रखो भाई डेल्टा एच से। तो ये क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, चलो मैं लिखता हूं पहले डेफिनेशन, it is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom। गैसेस एटम, ये कह रहा है भाई कोई भी आइसोलेटेड यानी कि अलग हुआ गैसेस एटम है, ठीक है, कोई भी ये एटम है, ठीक, गैसेस एटम है, उसकी आउटर मोस्ट सेल से यानी कि बाहरी सेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या फिर उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कह रहा है, कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, गैसेस होगा तभी आइसोलेटेड होगा, गैस के एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं मॉलिक्यूल, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से, बाहरी सेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ये आयंस बनेगा। सपोज करो हमें क्या है, ये है भाई Na, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलेगा, इसको एनर्जी देनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ये क्या है, आयंस बनेगा। ठीक है, तभी तो ये आयंस बनेगा, ठीक है।
अब कह दो सर इलेक्ट्रॉन देते तब भी आयंस बन जाता है, देते तब भी बन जाता है, सही बात है। वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आगे डिस्कस करेंगे इससे आगे, पहले इसको देखो भाई। तो ये वो कम से कम अमाउंट ऑफ, और ये सबके लिए अलग नहीं होते, ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है भाई, यानी कि सेम एज इट इज इसका ट्रेंड नहीं होता। जैसे इसकी कम हो गई, इसकी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हो गई, ये यहाँ पर देखो, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 हो गई। अब ये तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, अटेंड कर ली। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड वाली, ये उससे, क्योंकि यहाँ पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली इसने, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे मैग्नीशियम को ले लेते हैं हम। मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर 12 होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एक निकाला, ठीक है, ये Mg पॉजिटिव हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमने दे दी आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, या फिर क्या है डेल्टा H भी कह सकते हैं इसको, डेल्टा H से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा H लिखो, ठीक है, ये 1 है। और उसके बाद क्या हमने यहाँ पर डेल्टा H, ये 2 सेकंड हम दे रहे हैं, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं, हम ऐसे लिखते थे, ये ऐसे प्रैक्टिस है I2 लिखने की। तो इसमें अगर यहाँ पर I1, ठीक है, अब ये सेकंड बहुत कम देनी पड़ेगी, बहुत इजीली निकल जाएगा मैग्नीशियम से। और ये क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। क्यों, क्योंकि आपको पता भाई यहाँ पर 12 थे, यहाँ पर 11 रह गए, फिर तो एक इलेक्ट्रॉन ही बच गया, जो S1 बच गया, उससे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, 3S1 बच गया, वो तो बहुत जल्दी निकल जाएगा इजीली। अब इससे आगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा लगेगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने और भी निकालना है, ये पॉजिटिव बनाना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो गई। तो देखो, अब इसमें देखो भाई, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, वो और भी ज्यादा है, वो और भी, यानी कि इसमें कोई सिमिलर ट्रेंड नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी होती है, राइट। तो चलिए इसमें नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट कर रहे हैं, मैंने सारे ही लिख दिए, और लिखने में टाइम लगता भी ज़्यादा, इसलिए क्या है, मैं पहले स्लाइड टाइप बना देता हूँ, पहले ही लिख देता हूँ। उसके बाद देखो, ताकि लंबी वीडियो नहीं बने, आप कहते हो लंबी बनाते हो सर, लेंथी बनाते हैं। देखो फर्स्ट है भाई, हाँ ठीक आने वाली, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना भी ज्यादा होगा भाई, उतनी ही क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज आप समझते हो, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में जितना भी चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज ENC ज्यादा, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी ही यहाँ पर क्या है, इसकी होल्डनेस बोलते हैं इसको, होल्डनेस, पकड़ किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतनी ही ये ज्यादा होगी यहाँ पर होल्डनेस। और ये जितना भी चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पर चार्ज कैसे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते रहेंगे, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी इंक्रीज होते रहेंगे वो चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, और क्या आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगती रहेगी, क्योंकि इसकी होल्डनेस स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, स्ट्रॉन्ग होती रहेगी भाई, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होती है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, जितना साइज बड़ा होगा, ठीक है, ये साइज, जितना साइज बड़ा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये समझो, तो जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हमने, उतना ही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, जनरल सी बात है, क्योंकि साइज अगर ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा तो ENC कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ENC क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC याद रखना भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सारा का सारा खेल ENC के ऊपर ही है इसके अंदर, ठीक है, इस यूनिट के अंदर। तो ENC क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये वही हमें, जितने देखो आप एक बात देखो, अगर किसी भी एटम्स के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल, ऐसे आते हमने ये इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट सेल से, तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बीच में,
यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सेल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके इस इलेक्ट्रॉन जो ये इसका चार्ज, इस न्यूक्लियस का चार्ज इसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रहा है। तो उसके ऊपर जो ये चार्ज जा रहा है यहाँ से बीच में, तो ये रुकावट बन रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने ये शील्ड बन गई, ये स्क्रीन बन गई, इसने कम कर दिया चार्ज, और इसने भी कम कर दिया, और इसने भी कम कर दिया। जितनी भी स्क्रीन ज्यादा बनेगी यानी कि दूर होगा, उतना ही क्या होगा, एएनसी कम होगा, इफेक्ट कम होगा, किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का कम होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी, यानी कि कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। ये बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट यही होता है भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो बीच में ये आ जाती, लेयर आ जाती, यानी कि सेल आ जाती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक स्क्रीन का काम करते हैं, और उसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट पीएमटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, कई बार, बहुत बार पूछा जाता है भाई स्क्रीन क्या होती है। जो ये आउटर मोस्ट जितनी भी सेल ज्यादा आएंगे उतनी ही इसके उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, एएनसी कम होगा, एएनसी कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। क्यों, एएनसी कम लगेगा, एनर्जी यहाँ पर कम लगेगी, इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपने देखना। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है भाई, पेनिट्रेशन होता है किसी के आर पार निकल जाना, बीच से आगे निकल जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ एस है, ठीक है, एस और सब सेल है, यहाँ पर क्या है, एस है, पी भी है, ठीक है, यहाँ पर एस पी डी एस ए एफ सब सारी की सारी सब सेल है। तो एस का स्क्रीन, एस वाले क्या है, इसके नजदीक आते भाई, एस ज्यादा पेनिट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू पी, उसके कंपेरिजन में ये पी डी के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, और ये एफ के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो, ठीक है, ये ध्यान रखो। जैसे हम दो एटम्स का कंपैरिजन करते हैं, किसका, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। अब 2 8 वाले नहीं करने, 10th वाले अभी यही करने हमेशा, ठीक है। इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। टू पी वन। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, इसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू इसके। क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो देखो, इसके न्यूक्लियस के अंदर तो कितने हैं, 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, और इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, 5 प्रोटॉन। इसके अंदर कितने हैं, 5 प्रोटॉन, ठीक है, जबकि सेल उतनी ही है, ठीक है, सेल उतनी ही है, दो सेल तो उतनी है, बट प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया। न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा, एएनसी इंक्रीज होगा, एएनसी इंक्रीज हो गया तो साइज क्या होगा, कम होगा। आप पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो साइज तो इसका कम होगा, ठीक है, बट इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। साइज बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन, बट फिर भी क्या है, मैंने इसमें क्या बताया, जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, देखो यहाँ पर क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कह रहा हूँ, वो बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। जबकि होना क्या चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका साइज छोटा है, क्योंकि इसका साइज छोटा, भाई स्मॉल साइज, जितना साइज छोटा होगा एटॉमिक साइज, उतनी ही क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिवर्स होता है, रिवर्स होता। अगर साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट यहाँ पर क्या है, साइज भी इसका बड़ा है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रीजन है भाई। एक तो यहाँ पर क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब सेल तो पी एस वाली सब सेल तो कंप्लीट फिल है,
यहाँ पर स्टेबिलिटी का रीजन आता है। और सेकंड क्या होती है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी सबसे, एज कम्पेयर टू पी। ये ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होती है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक होते हैं ज्यादा। किसके नजदीक? न्यूक्लियस के नजदीक। न्यूक्लियस के नजदीक तो फिर वही है, एएनसी ज्यादा हो जाएगा और क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर, यानी कि साइज इसका बड़ा हो रहा है, बड़े साइज के कारण इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, बट इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। क्यों? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऐसे सबसेट ऑर्बिटल कह सकते हो आप। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का बेस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था। आप इसमें एग्जांपल किसका ले सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड होती है भाई। किसका ले सकते हो? सोडियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो हमने देखनी होती है, देखो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है, बट इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, क्या है? वेरी वेरी लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड। इस केस में क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखना है। ऐसी एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? फर्स्ट वाली कम होगी। फिर देखो एल्यूमिनियम की करके देखते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है? 13 होता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये तो 1 है, जल्दी निकल जाएगा। ये बहुत कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट वाली कम होगी एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि ये पेयर तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर तोड़ेंगे तो इसकी ये क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद क्या? फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर सेकंड सेल आ रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो वो क्या होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? 3 कौन सी होगी? कम होगी। तो इसलिए ये ट्रेंड नहीं होता, इसका कोई भी ट्रेंड नहीं होता। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर देखते हैं, बेस्ड होती है। यस, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स? नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के केस में क्या होती है? नोबल गैस, अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गई किसी की भी, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू कंप्लीट सबसेल, वहां पर कंप्लीट सबसेल हो जाती है भाई। वहां भी क्या है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड होगी। जैसे एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। हम अगर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमने बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स थे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद, कोई अमाउंट एनर्जी की एसोसिएटेड लिए हुए है विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन देने पर जो वो एनर्जी लिए होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो यहाँ पर इट इज मेजर्ड इन द किलोजूल पर मोल, किलोजूल में होता है भाई। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये एन इलेक्ट्रॉन है भाई, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन आइदर बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। कैसे? अगर हम देखो एक केस देखो, अगर हम क्लोरीन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 17 और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 18। यहाँ पर स्टेबिलिटी अटेंड कर ले भी, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड कर ले, तो एनर्जी कोई भी किसी भी चीज की, ठीक है, किसी की भी, मैं कह रहा यूनिवर्स में किसी की एनर्जी निकल जाती है तो स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो आप स्टेबल नहीं होगे, इधर उधर घूमोगे और कोई बातें करोगे और कोई किसी से लड़ाई कर दोगे और कोई काम कर दोगे, यानी कि उल्टे काम करोगे, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी, यानी कि एनर्जी इंक्रीज हो गई, पावर इंक्रीज हो गई आपकी, तो क्या है? आप अनस्टेबल हो जाओगे। एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी अटेंड होती है,
ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है भाई सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये स्टेबिलिटी अटेंड कर रहा था, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तो इसको कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको हम किससे, नेगेटिव डेल्टा Eg H इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट जनरली क्या, ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या करते हैं, ये शो करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लेते हैं भाई, इजीली ले लेते हैं, इजीली लेकर स्टेबिलिटी अटेंड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि, और आप समझ रहे इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी रिलीज होगी प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इसको आपको ये पता बताने की जरूरत नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जनरली नॉन मेटल होते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल्स होते हैं जनरली। और ये क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होते हैं भाई, गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी देनी पड़ती है, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जनरली, मेटल होते भी। इनमें क्या, इलेक्ट्रॉन देने पर ये क्या अनस्टेबिलिटी शो करते हैं, अनस्टेबिलिटी, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है जड़ता। ठीक है, एक वर्ड आता है भाई रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जड़ता। ये आपने याद रखना भाई, क्या, रिलक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये रिलक्टेंट बिहेवियर शो करते, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, यानी कि अगर हम सोडियम को, ठीक है, अगर हम सोडियम को या फिर क्या नोबल गैसेज ले लेते, बहुत अच्छा एग्जांपल। अगर हम किसी नोबल गैसेज को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, नोबल गैसेज आपको पता है यहाँ पर ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको वो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटेंड करना पड़ेगा, एक नई सेल बनानी पड़ेगी, नई सेल में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो इस टाइप का ये रिलक्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, और वो क्या अनस्टेबिलिटी शो करते हैं वहां पर। तो ये दो टाइप्स की होती है। यहाँ पर आप लिखो पॉजिटिव डेल्टा Eg H। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है उसको तो कहोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जो इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जनरली ये नेगेटिव होती है, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखी जाती है। ठीक है, इसको नोट करो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो स्टूडेंट्स। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, इट इज द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी क्षमता होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है भाई, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ लिखते हैं भाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू कैसे होती है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। ये दोनों टाइप की एनर्जी जोड़ के इसका डबल कर दो, तो इससे सीधी सी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। एक तो बात इसमें है। सेकंड क्या है, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, HCl अगर देखो यहाँ पर HCl, ये है HCl के अंदर, तो यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी, क्लोरीन की है, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसे शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये डेल्टा हम किस लिए यूज करते हैं, स्लाइटली कम चार्ज के लिए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन यानी कि किस साइड है, इस साइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना, इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बड़ा होगा, सीधी सी बात है, वही फिर आएगी, वही बात आ रही है, जितना साइज बड़ा होगा उतना क्या है, ENC कम होता जाएगा, ENC कम होगा तो उसको अट्रैक्ट कम करेगी, किसको, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो आउटर मोस्ट को बता रहा था, बाहर वाले को भी तो कम करेगी, तो
तो ये यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये देखना आपने, क्योंकि ग्रुप 17 का साइज कम होता रहता है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता रहता है, तो यहाँ पर साइज कम होता है, फिर ग्रुप 18 में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और ग्रुप 17 क्या होते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स, एज कम्पेयर टू मेटल्स। और एक बात और याद रखनी, एक बार क्वेश्चन आता भाई, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव टेस्ट में क्वेश्चन आ भाई, नीट में क्वेश्चन क्या आया, इन NaCl, ठीक है, इन NaCl आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऑप्शन क्या दिया, Na, सेकंड दिया भी उन्होंने Cl, ठीक है, और थर्ड दिया बोथ Na एंड Cl, और फिफ्थ दिया भी नन, 4, ऐसे उन्होंने ऑप्शन दिया। और 4 नंबर का क्वेश्चन आता स्टूडेंट्स, वहां पर 4 नंबर के, नीट में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन, यानी कि इन NaCl आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजीली आप क्या कह दोगे, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, इसका आंसर ये होगा। और स्टूडेंट्स एक और मेरे को बात याद आ गई, जब भी आप ऑप्शनल टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आप करो तो उसमें मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, आपने ऑप्शन ही देना होता, आंसर नहीं लिखने होते, ऑप्शन बताना होता 1 2 3 4, ठीक है। बल्कि OMR सीट आती है, वहां पर ऑप्शन को ही डार्क करना होता, अगर वहां आपने आंसर लिख दिया तो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, वो तो उठाएगा ही नहीं, कंप्यूटर उसको उठाता ही नहीं। तो ये बहुत ध्यान रखना भाई, क्यों दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखो भाई, क्योंकि आप ये करके आओगे और आपके 4 नंबर कट गए, 4 क्यों 5 कट गए, एक नेगेटिव भी होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर कट जाएगा, कम हो जाएगा। ये कर दिया था आपने, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि सारे ही एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Na की भी है, इसकी भी, क्लोरीन की, बट ये नहीं पूछ रहा विच आर या फिर विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये यहाँ पर एक वर्ड यूज कर देता, विच इज आइडेंटिफाई द मोर इलेक्ट्रिक, दा की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये कर देता भाई, तो फिर इसका आंसर ये हो जाता। तो ये आपने क्या, थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए, इसका मीनिंग समझ आना चाहिए। इंग्लिश में तो आप क्या करते हो, ग्रामर रखते हो, ठीक है, नंबर आ जाते हैं 100 आउट ऑफ 100, लाइन समझ नहीं आती, NCERT की बुक की लाइन समझ नहीं आती। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखो भाई, यहाँ से आप ये देखो, यानी कि अगर मोर करेगा तो ये होगा, अगर सीधा दा कह देगा यानी कि ये कह रहा भी कौन सा, तो दोनों ही होते, सारे के सारे सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी एलिमेंट्स की होती है। बट आपने ये देखना भाई, लेफ्ट टू राइट जाते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती रहती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, इस साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये नहीं कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, जैसे कार्बन आ जाता, फिर क्या आ जाता, नाइट्रोजन आ जाता, फिर ऑक्सीजन आ जाता, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बट इससे ज्यादा है और इससे कम है, इसकी इससे ज्यादा है, ठीक है, इसकी इससे इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, है, इसकी बोरोन से ज्यादा है, बट है तो आपने ये नहीं कहना नहीं है, ये नहीं कहना, अगर कंपैरिजन करवाए तो आपने बताना, अदरवाइज क्या है आपने ये नहीं करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को याद आ गया एक दिन टाइम पर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सेकंड लेक्चर के अंदर जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में तो क्या है आप 10th क्लास में भी पढ़कर आए हो मैक्सिमम बहुत सारी बातें, बट जो सेकंड लेक्चर के अंदर जितने भी मैंने करवाए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आने वाली है भी ये। तो ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ही चार्ज ज्यादा होगा, उतना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, सॉरी, जितना छोटा एटम होगा उतना ही चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। आपको पता लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर इंक्रीज होती रहती है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट आपने कर लेना है भाई, ठीक है। वो भी फैक्टर होंगे, स्क्रीनिंग फैक्टर वाला भी होगा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी होगा, वो सारे के सारे AI होगा। आप एक बार इसको देख लेना, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं इसको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आता है भाई लेटिस एनर्जी और आयनिक बॉन्ड एनर्जी। पता नहीं है आपकी बार सिलेबस में नहीं है, अब मेरे को ये नहीं पता क्यों नहीं है, हमारे टाइम में आता, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लो भाई। ठीक है, लेटिस एनर्जी या फिर आयनिक बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, ब्रेक तोड़ना भाई, एक कम से कम वो एनर्जी होती है जो लेटिस एनर्जी होती है, जहां पर आयनिक बॉन्ड बना होता है। लेटिस एनर्जी मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड होते हैं भाई, उसके बॉन्ड को, जैसे NaCl है, इसको तोड़ने में, इसके बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी क्रिस्टल लेटिस में, उसको क्या कहोगे, आयनिक, यानी कि आयनिक बॉन्ड एनर्जी कहोगे, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटिस। ठीक है, 1 मोल होना चाहिए भाई लेटिस बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना भाई 1 मोल, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 मोल ऑफ लेटिस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड एंड सेपरेटिंग द आयंस इनटू द, अलग अलग कर दे भाई गैसियस स्टेट में, इनको अलग अलग कर दे, इसको अलग और इसको अलग, इसको अलग अलग कर दे आयंस को गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसको क्या कहोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयंस तो तभी बनेंगे, उसको क्या कहोगे भाई लेटिस एनर्जी। ठीक है, लेटिस एनर्जी भी किसके ऊपर, चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपने याद करना, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको नोट करो भाई, राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स मेरे को ये लग रहा है लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप एक काम करो भाई, उसके साथ साथ आप देखो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, आप स्क्रीन के ऊपर क्या है, इनकी समरी दिखाई दे रही है, आप इसमें देखो प्रॉपर्टीज में समरी दिखाई दे रही है, इस समरी को आप एक बार देख लो। इसमें क्या है भाई, देखो इसके अंदर ये दिखा रहा है, ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ध्यान दो, तीनों चीज, तीनों ही लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो क्या है, ENC इंक्रीज होगा यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। उसके साथ साथ क्या है, यही तीनों चीज कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर क्या कहो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या होगी, बॉटम टू टॉप भी इंक्रीज होंगी, टॉप टू बॉटम नहीं कह रहा, ग्रुप में देखो बॉटम टू टॉप, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, साइज कम होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा तो ये तीनों ही इंक्रीज होंगी। ये एक ब्रीफ देख लो भैया, क्या तीनों ही बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों ही क्या होंगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगी, और ग्रुप में क्या होंगी, बॉटम टू टॉप इंक्रीज होंगे, राइट, क्योंकि ये साइज के ऊपर डिपेंड है, तीनों की सेम फैक्टर्स होंगे। उसके बाद साथ साथ ही क्या दिखा रहा है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आप समझ रहे हो क्या होता है भाई, साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट साइज तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस किस साइड इंक्रीज होगी, राइट टू लेफ्ट, राइट। और ग्रुप में साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम, तो ये स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तीन बातें दिखा रहा है ये, एक तो ये एनर्जी एंथैल्पी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड थिंग्स किसके बारे में बता रहा है, एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, थर्ड बीच में देखो, ये बीच में मेटालिक कैरेक्टर, ऐसे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं किस साइड में, नीचे से ऊपर, इनके डायगोनल दिखा रखा है, ये नीचे से ऊपर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और मेटालिक कैरेक्टर क्या है, रिवर्स दिखा रखा है, इनके राइट टू लेफ्ट और नीचे की साइड आ रहा है,
राइट टू लेफ्ट मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, ये आपने ये ब्रीफ सा मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये काट के ये बनाया था, इसको आप याद रखोगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्रॉपरली। और हम इससे आगे एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक क्या है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं लेक्चर लंबा जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक क्या है, इसकी स्टडी कीजिए, रीड कीजिए और इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई टीचर्स इसको छोड़ देते हैं छोटी यूनिट करके, भाई छोड़ने की नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सेकंड लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर करना। थैंक यू।